कल की क्लास में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, इससे पहले की क्लास में है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट को प्रूफ किया था। उसका फॉर्मूला आया था वीओ बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ दैट ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग। क्लियर? फिर हमने अगले स्टेप में यानी अगली क्लास में जब हमने डेरिवेशन किया तो हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का डेरिवेशन किया। किसी एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है। तो अगर सवाल कोई पूछ ले बस खाली इतना कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे पता करोगे, तो हम कहेंगे हमें बस आपको उस ऑर्बिट की रेडियस बतानी है और हम बाकी सब अपने आप बता देंगे। नहीं समझे? बोलो कैसे? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ऑर्बिट की रेडियस बता दे, ऑर्बिट की रेडियस, तो वीओ ऐसे ही निकल आएगा। बोलो क्यों निकल आएगा? सर फॉर्मूला होता है वीओ बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर, स्मॉल आर। और यही आर, यही स्मॉल आर है ऑर्बिट की रेडियस। किसको सेंटर मानते हुए? अर्थ के सेंटर को सेंटर मानते हुए। समझ में आ रही बात ना? इसी आर की जगह पर होता है सर क्या? वीओ बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बस इस टर्म की वैल्यू बता दे तो ये और ये आपको पहले से पता है। समझ गए ना? अर्थ के लिए अर्थ का मास भी आपको पता है 6 × 10 की पावर 24 kg और कैपिटल जी की वैल्यू भी आप पहले से जानते हैं। बोल इतने में कोई डाउट हो तो पक्का? चलो जी, अगर ये मिल जाए, अगर कोई व्यक्ति आपको ये आर बता दे तो आप वीओ निकाल लोगे। क्या टाइम भी निकाल दोगे? क्या टाइम पीरियड भी निकाल दोगे? यस सर, वो भी निकाल देंगे। बोलो कैसे निकाल देंगे? सर टाइम पीरियड निकालने में कौन सी बड़ी बात है? 2 पाई आर अपॉन वीओ कर देंगे। 2 पाई आर अपॉन वीओ, उस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं समझे? क्या निकल आएगा? टाइम पीरियड। इसी से तो हमने कल ड्राइव किया था फॉर्मूला, इसी से फॉर्मूला ड्राइव किया था और इससे फॉर्मूला ड्राइव करके कुछ ऐसा आया था फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। लेकिन ये स्पेशल केस में आया था, ये तो स्पेशल केस में आया था ना। क्लियर है? यानी कब? जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब घूम रहा हो। इतने तक में कोई समस्या तो नहीं रह गई? आगे बढ़ना चाहिए हमें। बहुत अच्छे। तो अगला हेडिंग डालिए, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है ये, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है? अब देखिए, हाइट निकालने के लिए मतलब ये क्या है? अगर आपको कोई व्यक्ति कह दे कि भाई मुझे बताओ हमारा जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी हाइट कितनी है, तो फिर तब उससे तुम कुछ कहोगे कि भैया एक काम करो, अब हमें, जब आप ऑर्बिट एक तरीके से उसकी हाइट पूछ रहे हो तो समझो क्या पूछ रहे हो? ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहे हो। समझो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के सरफेस से, वो तो मैं बात समझ गया। लेकिन भाई एक बात बताओ कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि कितनी ऊंचाई पे है, तो समझ लो कि अर्थ की रेडियस तो मुझे पहले से पता है और वो ऊंचाई अगर मैं निकाल ली तो फिर जोड़ों को जोड़कर क्या हो जाएगा? ऑर्बिट की रेडियस भी निकल आएगी, ऑर्बिटल रेडियस भी निकल आएगी, ऑर्बिटल रेडियस। लेकिन तुम कहोगे भाई जब हमें ऑर्बिटल रेडियस पता होती है तो हम टाइम और वीओ निकाल पाते हैं। तो अगर आपको हमसे ऑर्बिटल रेडियस पता करनी है तो हमें टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, वो सैटेलाइट का टाइम पीरियड 15 दिन है। अगर मैंने आपसे कहा एक सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने का टाइम पीरियड 15 दिन है, 15 दिन, बताओ वो अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है? अगर ये मैं आपसे कह दूं तो उसके लिए क्या करना होगा? मैंने आपको क्या दे दिया? समझो एक तरीके से टाइम पीरियड दे दिया है और अब की बार क्या पूछा है? स्मॉल आर या एच पूछा, कैपिटल एच पूछा, स्मॉल एच पूछा है। समझो सही मानो तो क्या पूछा है? स्मॉल एच। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे सर वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, किसी एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ क्या होता है? बोलो ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। देखो कौन बताएगा? बोलो ना भाई। T इज इक्वल टू ये था 2 पाई अपॉन आर इंटू, हाँ बताओ, अंडर रूट में क्या था? आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी, स्मॉल जी कैपिटल जी। बहुत बढ़िया, ये था ना? बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं? ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात,
नहीं भी याद आया तो बना लेंगे इसको। बोलो कैसे बनाएंगे? ऊपर रखेंगे 2 पाई स्मॉल r अपॉन वी ओ, और वी ओ का फॉर्मूला सबको याद होता है, वो वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा। बन गया। अब बस क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में r प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन में, हाँ सॉरी, r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। बस जी, क्लियर। अब मुझे बताओ निकालना क्या है, मेन मुद्दा मेरा क्या है, h की वैल्यू निकालना। तो भाई h की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगाऊंगा, चलो इसको लिखूंगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू में जी। बोलो ध्यान दो, क्या ये बात समझ में आ रही है? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर प्लस एच का होल क्यूब। मुझे इस एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्यूब हटा करके इधर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, एक तरफ से अगर क्यूब हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरी तरफ क्या आ जाता है, क्यूब रूट, कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हो जाएगा सर टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर। ये होता है हाइट का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति, हाँ सुनो, अच्छा हाँ ठीक, अगर आपको कोई व्यक्ति ये बता दे कि किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, सिर्फ ये बता दे, तो क्या ए बच्चे मान जाओ। अगर कोई तुम्हें ये बता दे कि ये कितना है टी टाइम पीरियड, तो बाकी आप आराम से एच निकाल सकते हो, कारण क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे टर्म वो हैं जो हमें पहले से पता है। टी बस दे दे हमें, आर हम जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हैं, स्मॉल जी जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हैं, पाई की वैल्यू जानते हैं 4, मतलब बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने पूछा था आपसे कि अगर कोई सैटेलाइट का टाइम पीरियड 15 दिन हो तो बताओ उसकी अर्थ से ऊंचाई कितनी होगी, अर्थ के सरफेस से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अर्थ का चंद्रमा का टाइम पीरियड लगभग कितना है, चंद्रमा का टाइम पीरियड, वेरी गुड, लगभग 27 दिन है। लगभग मैंने बोला 27 दिन है, पूरा 1 महीना नहीं होता, 27 दिन होता है। इसीलिए चंद्रमा को देखकर जब हम लोग डेट फिक्स करते हैं किसी चीजों की, तो जनरली हर साल में क्या आता है, डिफरेंस आता है। जो हम ये कहते हैं हर साल, नहीं समझे भाई, अंग्रेजों के जो त्योहार हैं, मतलब समझ लो ना, अंग्रेजी त्योहार वो फिक्स होते हैं, 25 दिसंबर फिक्स है, हर बार उतने ही पे आना है, समझ में आ रही बात ना। क्रिसमस हर बार 25 दिसंबर को ही आना है, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली सर पिछली बार अगर 15 अक्टूबर को हुई थी तो आपकी बार 14 नवंबर को हो जाएगी, कुछ बात समझ में ना, 12 नवंबर को हो जाएगी। मतलब डेट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, समझ गए ना। क्यों होती रहती है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से त्योहार नहीं मनाते हैं। त्योहार जो मनाते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाते हैं, अपने इंडियन कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, समझ में आ रही बात ना। और इंडियन कैलेंडर चंद्रमा की गति को देखकर बनाया गया है, किसको देखकर, समझ गए ना, चंद्रमा किस तरह से, यानी कि मून जो है वो कैसे कैसे चलता है फिरता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अब क्या होता है, हर महीना हर बार का चक्कर सेम नहीं होता, यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमने एवरेज निकाला तो लगभग 27 दिनों में चंद्रमा क्या करता है, अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। अगर तुम्हें मैंने कह दिया कि अर्थ चंद्रमा का टाइम पीरियड लगभग 27 दिन है, बताओ चंद्रमा अर्थ से कितना दूर है, तो निकाल पाओगे कि नहीं। बस आपको यहां पर क्या रखना है, 27 दिन, 27 दिन नहीं, लेकिन 27 इंटू 24 इंटू 3600, हाँ वही 3600, समझ गए ना। 27 इंटू 24 इंटू 3600, मतलब पहले इसको सेकंड में बदल लेंगे, इसके टाइम पीरियड को, जो मैंने आपको बताया 27 दिन, पहले उसको किस में बदल लेंगे, सेकंड में। तो सेकंड्स में बदल के और बाकी सबको किस में लेंगे, ऐसा यूनिट में। तो सॉल्व करेंगे, हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो एच की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, चंद्रमा की अर्थ से दूरी। लेकिन आप कहेंगे सर मैं फीता लेके नापने चला था, सर वो तो सेम नहीं आई, तो वो सेम आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 27 दिन है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे ही हमने बहुत सारे एजम्पशन तो इन्हीं सब में मान रखे हैं पहले ही से। इसका मतलब है यहाँ बहुत सारी चीजें अभी कल्पनाओं में, कल्पना नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल चीजों को हटा कर बनाई गई हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ सर मुझे आइडिया लग जाएगा कि लगभग चंद्रमा यहाँ से कितना दूर है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, बहुत अच्छे, नोट करिए जल्दी से। जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़िए। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट जो कि ऑर्बिटिंग कर रहा है, मतलब अर्थ की किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसकी एनर्जी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। देखना चाहूंगा तुम में से कौन कौन बच्चा थोड़ा सा भी फिजिक्स को लेकर के टची है। फिजिक्स को लेकर टची होने का मतलब यह है कि फिजिक्स में उसको मजा आता है, वो चीज़ों को एंजॉय करता है, उसको कभी भी टेंशन नहीं होती फिजिक्स पढ़ते समय, ठीक है ना। इस टाइप के बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ, और थर्ड नन ऑफ दीज। क्यों बोथ? क्यों बोथ? सिर्फ पोटेंशियल मूव नहीं कर रहा है। सुनो, जब हमने फ्रीली फॉल कराया था किसी बॉडी को, सुनो ध्यान से, जब हमने किसी बॉडी को फ्रीली फॉल कराया था, वर्क, देखो सुनेंगे नहीं अब, वर्क एनर्जी एंड पावर में जब हमने किसी बॉडी को फ्रीली फॉल कराया था तो कहा था हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी mgh के इक्वल। याद आया? जब वो बॉडी गिरी थी तो गिरते हुए रास्ते में एक पॉइंट लिया था बी, मिड पॉइंट, बीच में कहीं लिया था, मिड नहीं था वो, कोई भी जनरल पॉइंट बीच में लिया था, तो बोला था यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। व्हाट इज द रीजन? काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि सर बॉडी मूव कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि सर बॉडी की पोजीशन अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर है, या कह लो अर्थ के सेंटर से ऊपर है। आप सेंटर से बात कर सकते हैं, क्लियर? इसलिए ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ के सरफेस से या अर्थ के सेंटर से बियॉन्ड हो, दूर हो, बल्कि सरफेस के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि सरफेस पर रहेगी तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितने के इक्वल? तब भी होती है, बार बार कह रहा हूं, नहीं समझा आप मेरी बात? अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये कहे, फिर मैं कह रहा हूं, कोई तुम्हें अगर ये कहे ना कि जिस गाड़ी में हम बैठे हुए जा रहे हैं, गाड़ी में हम भी बैठे हैं, आप और कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और बैठा है आपके साथ, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे कहने लगे बच्चे बताओ अभी गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी है, तो आप बोलोगे अंकल काइनेटिक एनर्जी है, तो मानेंगे सही है, काइनेटिक एनर्जी तो पक्का है ही है। क्यों है? क्योंकि जब बॉडी m मास की कोई बॉडी अगर v स्पीड के साथ, वेलोसिटी भी छोड़ दो उसमें, वेलोसिटी से भी मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्पीड जीरो नहीं होती लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है, नहीं समझे? सर्कुलर मोशन में हर सर्कल के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। क्यों जीरो हो जाती है भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है ना? हर एक चक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो मान लेगा सामने वाला सही है। अब वो कहने लगे पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? नहीं है। आप ऐसे ही कहेंगे। लेकिन अगर कहना ना तो फिर ऐसे कहना नहीं है, ऐसे ही कहना नहीं है, थोड़े शक वाले अंदाज में, क्योंकि तुम मेरे अगर मेरे स्टूडेंट होगे तो ऐसा नहीं कहोगे, मेरे स्टूडेंट होगे तो बोलोगे है, और बड़े जोर देके कहोगे है। कौन सी एनर्जी भी है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों है? क्योंकि अर्थ के सेंटर को अगर रेफरेंस माना जाए तो अभी हमारी कार की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो बताना नेगेटिव है। कितनी है? बोलना -g इंटू कैपिटल M इंटू मास ऑफ कार अपॉन कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं समझे? कौन सा फॉर्मूला? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर -G अपॉन, समझ गए? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब आप ये भी नहीं कहेंगे कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। हाँ, ये अलग बात है अगर आप उसी को ही रेफरेंस मान रहे हैं तो हम कहते हैं ये यहाँ मिनिमम होती है, हमने इसी मिनिमम को जीरो मान लिया, इसके ऊपर ऊपर जितना जाएगा हम उसको गेन मानेंगे। क्लियर है ना? यानी कि एनर्जी वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर है? अभी भी ये बॉडी जहां रखी है यहां पर भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कैसी है? लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में है, मिनिमम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि जीरो हो जाएगी, और जहां जीरो होगी वहीं पर मैक्सिमम होगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं?
अरे पकड़ में आ रही है बातें, बहुत अच्छे। ओके चलो खैर, तो अभी जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उसके पास वेलोसिटी भी है और अर्थ के सरफेस से भी और सेंटर से भी, दोनों से वो बियॉन्ड है अच्छा खासा। इसका मतलब है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो तीनों निकालेंगे, पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट और फिर निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर है? यानी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर है? बहुत अच्छे, चलिए ध्यान लगाइए, ठीक है ना। तो पहले हमने हेडिंग तो डाला एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। हेडिंग क्या डाली है? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। उसमें पहले लिखिए, ठीक है, बल्कि ऐसे लिख लो, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट, इट possess both, it possess both. When a satellite revolve around a planet, it possess both kinetic energy as well as potential energy. It possess both kinetic energy as well as potential energy. Okay? Kinetic energy किस कारण? Due to orbital motion. Kinetic energy किस कारण? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी किस कारण? हाइट के कारण या पोजीशन के कारण। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना भाई। जब उस, एक बात तो बताओ, जो सैटेलाइट अभी ऑर्बिट में घूम रहा है उसको वहां ले जाने के लिए तो वर्क करना पड़ा होगा ना। वही वर्क तो उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रखा है? स्टोर हो रखा है। अगर ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अगर एक दिन भी ये सैटेलाइट चक्कर लगाना बंद कर दे या कहीं भी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 1 सेकंड के लिए भी 0 हो जाए तो ये सैटेलाइट गिर जाएगा अर्थ पर। नहीं समझे? बहुत अच्छे। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी लगातार रहती है, किस कारण रहती है? क्योंकि सर अर्थ दिन रात सोती नहीं है। अपने बच्चे को छोड़कर अर्थ कभी भी नहीं सोती, ना दिन में ना रात को। बात को समझ आ रही है? कैसे? सैटेलाइट इसका बच्चा है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रात में भी अट्रैक्शन देती रहती है उसको। कुछ बात समझ में आ रही ना? अर्थ की फील्ड के अंदर ही तो है, बिल्कुल है, अर्थ की फील्ड के अंदर ही है। जो सैटेलाइट है वो अर्थ की फील्ड के अंदर ही है। जब हमने कहा अर्थ के नियर अर्थ ऑर्बिट में है, 6000-8000 किलोमीटर जाकर तो ग्रेविटी आधी, पता नहीं हमने निकाला था ना, आधी कितने पे होती है? अच्छा खासा दूर जाके आधी होती है, तो वहां तक तो फील्ड रहती है। तो वो अपनी माता जी के फील्ड में ही रहते हुए चक्कर लगा रहा है माता जी के। सैटेलाइट के लिए माता जी हो गई कौन? पृथ्वी। अब ये पृथ्वी जो है उसके लिए, लेकिन ये जब वो इसको माता जी मान रहा है तो ये भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है दिन रात। बात को समझ में आ रही ना? हर समय 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड के लिए भी अर्थ अगर सैटेलाइट को अट्रैक्शन देना बंद कर देगी, सैटेलाइट गिर जाएगा अर्थ पर। नहीं समझे? पहली बात तो अट्रैक्शन देना बंद कर देगी तो गिरेगा क्यों? अट्रैक्शन देना बंद कर देगी तो उसकी पहले V0 होगी, और V0 होना मतलब ये कहीं भी इधर उधर रैंडम भागेगा। फिर समझ गए ना? ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? बॉडी को लगातार सर्कुलर मोशन में बनाए रखना। क्लियर? जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल कम, खत्म, 0 हुआ, 1 सेकंड के लिए भी 0, तो अभी अपने पाथ को छोड़ देगा। और छोड़ के किधर जाएगा? वेरी गुड। इनर्शिया के कारण जिस तरफ चल रहा था उसी तरफ मूव कर जाएगा। मतलब जैसे मान लो यार, क्या गजब के टॉपिक चल रहे हैं, मजाक नहीं। पहले झूम जाया करते थे बच्चे इन टॉपिक पे, मजा आता था उनको, यार क्या गजब कहानी चल रही है यार, क्या क्या देख लो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है सैटेलाइट की। अगर मान लो कि जब ये सैटेलाइट यहां था, जब ये सैटेलाइट यहां था, तो माता जी को ऊंघ लग गई, हल्की सी आंख झपकी लग गई, ठीक है ना, जैसे तुम्हें क्लास में लगा करती है बीच बीच में, ठीक है ना। तो ठीक है, अब माता जी ने हल्की सी झपकी ले ली तो भाई ये ना किधर मूव कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। अब ये जो ऐसे घूमता ना, ये किसके कारण घूमता? अट्रैक्शन के कारण। अगर अर्थ अट्रैक्शन लगाती रहेगी तो ये घूमता रहेगा, ये उसी के चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। क्लियर? लेकिन इसकी 1 सेकंड की ऊंघ से ही ये कहां भागेगा? यहाँ भागेगा, ड्यू टू इनर्शिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। चलो जी, पहले तो यहां भाग गया, फिर अचानक से क्या हुआ? अब अचानक से फिर से क्या हुआ? अर्थ फिर जगी,
और अर्थ ने कहा आप कहाँ गए, तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं गया था, अब मैं सीधे आ रहा हूँ तुम्हारे पास यहाँ। बात को समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी जो मुझे इस ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए चाहिए थी वो बदल चुकी है। अब क्लियर है ना? अब मुझे मसला फंस गया मेरे साथ। अब मैं आ रहा हूं, तुम मुझे क्या कर रही हो? ग्रेविटेशनल पुल दे रही हो। तो अब मैं ग्रेविटेशनल पुल, समझ गया ना मेरी बात? पहले उसको मोशन देके छोड़ना ना वहां पर, तो मूव करता रहेगा ना इनर्शिया के कारण। क्लियर है? चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ो। बहुत कुछ पढ़ाने का मन करता है मेरा, लेकिन आप एक्चुअली उस तरह से मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। मजा तब आता है जब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो। यार टीचर को तो उससे कितना चाहे ले लो आप, उससे चाहे जितना निकलवा लो, बहुत कुछ होता है टीचर को बताने के लिए, लेकिन आप बस सामने सुनने वाला ऐसा लगे ना यार मेरी बात को सुन रहा है ध्यान से, तब मजा आता है बताने में। खैर अभी इसके पास कौन कौन सी दो एनर्जी होंगी? वीओ के कारण, फिलहाल इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? वीओ। तो वीओ के कारण तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट के ई इज इक्वल टू हाफ एम वीओ का स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं होगी? व्हाट इज स्मॉल एम? अरे भाई व्हाट इज स्मॉल एम? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चलो उसको के ले लेते हैं, के बराबर कितना? 1/2m। बोलो वीओ का फॉर्मूला, वीओ अंडर रूट जी एम अपॉन, यही होता है ना शायद, इसका स्क्वायर। तो के बराबर 1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच। गलत तो नहीं लिख दिया? सही है। इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, जी एम बन जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा? आर प्लस एच। इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ा। अब ध्यान लगाओ, अगर केवल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा आपसे सैटेलाइट की, तो बस इतनी होती है। एच हाइट पर किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इतनी होती है। प्लस में होती है कि माइनस में होती है? बोलेंगे प्लस में होती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट U बराबर क्या हो जाएगा सर? माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर प्लस एच। बस हो गया काम, आर प्लस एच। तो बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच होती है। अगर कोई सवाल करे मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होती है? पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होती है? पोटेंशियल एनर्जी। वैसे कौन सी ज्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि माइनस के साथ मैग्नीट्यूड का ज्यादा होना वैल्यू को कम कर देता है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसी होती है? अगर पूछे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव तो कभी इसमें आती नहीं, जीरो बस तक जाती है। मिनिमम सरफेस पे होती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी पे होती है, जो कि जीरो होती है। जीरो के ऊपर कभी जाती ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हो गया माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब अगर मैंने पूछ लिया टोटल एनर्जी बता दो कितनी होगी, तो भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो किसी एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? टी ई बराबर के प्लस यू। नहीं समझे? के प्लस यू। के मतलब क्या? इसको हटा देता हूँ। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 जी एम अपॉन, क्लियर है, और प्लस ऑफ माइनस का जी एम अपॉन आर प्लस एच। दोनों में से क्या कॉमन आ गया बच्चों? जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पर? 1/2 माइनस 1। क्लियर है? तो बोलो टोटल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। बोलो कोई डाउट हो तो? माइनस का जी एम अपॉन, अरे नहीं, हाँ 1/2 माइनस 1 यह आएगा माइनस का 1/2। तो फिर टी ही कितनी हो जाएगी? माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन। ये बच्चे भूलना नहीं आज के बाद। अगर मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट एट एच हाइट अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जवाब 1/2 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। मैंने पूछा टोटल एनर्जी, माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। बहुत बढ़िया। अभी बताओ कोई डाउट हो तो? नहीं। अब एक और बात समझ लो प्लीज, कॉन्सेंट्रेट माइंड। अच्छा बताओ, किसी भी पॉइंट पर एनर्जी का माइनस होना क्या बताता है? कि वहां से ऑब्जेक्ट को
बाहर भेजने के लिए वर्क करना पड़ेगा या वर्क ऑब्टेन हो जाएगा? करना पड़ेगा। वहां पर एनर्जी का माइनस होना यह है कि इसका मतलब यहां पर इतनी एनर्जी यहां तक लाने में इतना वर्क ऑब्टेन हुआ होगा। अब आपको यहां से ऊपर ले जाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। भाई बात समझ में? अच्छा बताओ, जहां की टोटल एनर्जी इतनी है, जहां की टोटल एनर्जी इतनी है, वहां से एस्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल ही होगी। जहां पर कुल मिला के छोड़ो, सैटेलाइट को यहां से एस्केप कराना हो, अगर इस सैटेलाइट को यहां से अब एस्केप कराना हो तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? जितनी 11.2 से कम या ज्यादा? 11.2 से कम या ज्यादा? कम देनी पड़ेगी भाई। अरे यार, जब यहां से एस्केप, सुनो 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 सुनो, जब यहां से, अरे सुनो, जब यहां से एस्केप कराना होता तो सर यहां से लेके यहां भेजना है, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब सर ये काम ऑलरेडी किसी ने कर रखा है तो मुझे तो कम ही एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? भाई कोचिंग इसीलिए तो होती है, इसी के लिए तो होती है क्या कि सर इतना तो आपने खींच के ला दिया हमें, अब तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना, नहीं पार हो जाएगी। कुछ बात समझ में ना? किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी सैटेलाइट को यहां पहुंचा रखा है, उसने ऑलरेडी बहुत काम कर रखा है, अब इसके अबाव भेजने के लिए आपको थोड़ा और काम कर देना है। नहीं समझे? यहां से भेजना मुश्किल है, यहां से भेजना मुश्किल है? सर यहां से भेजना मुश्किल है, बिकॉज जितना नीचे रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब अगर तुमसे मैं सवाल कर बैठूं, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट in its orbit? Binding energy, what do you mean by binding energy? The energy which bind the satellite with each other, with the earth, अर्थ की ग्रेविटेशन के साथ जोड़ के रखने के लिए जितनी एनर्जी, दिस बस ये किस में होगी? प्लस में। बाइंडिंग एनर्जी जस्ट इसके इक्वल लेकिन प्लस में। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? बच्चे कोई सैटेलाइट टोटल एनर्जी कितनी रखता है, ऐसे समझो आप। छोड़ो, सुनो मेरी बात। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे कहीं भी हो, छोड़ो, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? -1000 जूल। तो आपको उसको अर्थ से एस्केप कराने के लिए बस कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1000 जूल, प्लस का 1000 जूल। इसका मतलब अर्थ उसको कितनी एनर्जी से बांध के रखे हुए थी? सर 1000 जूल एनर्जी से अर्थ ने उसको बांध रखा था। अगर आपने उतनी दे दी तो अर्थ का बंधन खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट दैट पॉइंट। क्लियर है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जितनी होती है उसका नेगेटिव टाइम्स क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट होती है। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और यहीं चर्चा स्टार्ट होगी। ठीक है ना? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है ना? जो मैंने डिस्कशन किया समझ में आया ना? बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना?